ऑफिसर हैं, एसएसपी रैंक के या डीपीओ रैंक के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ती है कि सर मैं इस एफआईआर में फलां अक्यूज को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट करने जा रहा हूं, और वो परमिशन पे आप बाकायदा एक टीम तश्कील करते हैं जिसमें फीमेल पुलिस भी होती है, और वो टीम जो होता है वो सीनियर ऑफिसर उसकी एक रेडिंग पार्टी तश्कील देता है और वो फिर जाकर रेड करती है और अरेस्ट करती है। जब आप दूसरी स्टेट में जाते हैं तो फिर आपको अपने कंसर्न आईजी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो आपका हेड ऑफ पुलिस होता है। शायद उसका भारत में कुछ और नाम हो, हमारे पाकिस्तान में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, भारत में शायद वो कुछ किसी और नाम से उनको मुखातब किया जाए, लेकिन जो हेड ऑफ पुलिस होता है, मैं आसान कर देता हूँ, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि ये दूसरी स्टेट में हमने जाना है, और उसके बाद फिर आपको अपनी स्टेट के होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। देन आप दूसरी स्टेट में जाके वहां से किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं, और उसकी आपको रीजन देना पड़ती है। अब यहाँ पे रबुपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे कौन सा ऐसा हाथ था, उन्होंने ना आईजी से परमिशन लेना पसंद किया, ना उन्होंने होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पसंद किया, और जाके विदाउट एनी एफआईआर उसको जाके वहां से अरेस्ट कर लिया, जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जहाँ के वो एसएचओ नहीं है। एसएचओ का तो स्टेशन हाउस ऑफिसर का तो एक छोटा सा एरिया होता है, एक तहसील भी नहीं आती उसके पास, तो चंद शहर होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वो 10-20 ज्यादा से ज्यादा आप कह लें 30 किलोमीटर का एरिया एक एसएचओ के पास होता है। ठीक है, वो क्या इतना पावरफुल हो गया कि उसने दूसरी स्टेट में जाके कौन सी ऐसी एजेंसी थी कि रेड की, और वहां से जाके उसको गिरफ्तार कर लिया और फिर उसको ले आया। ये एक्चुअली अगवा है, लीगली तो हम इसको करेंगे, ये अगवा है, वहां से अबडक्ट किया गया, अबडक्ट करके उसको वहां पे एफआईआर दे दी। लेकिन मसला पता क्या हुआ, इस सारी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए कोई बंदा नहीं था। ठीक है, नहीं, सही बात। अब तो आपने देखा कि क्योंकि जो कार्रवाई पाकिस्तान में जो तरीका कार है पुलिस का, वो इंडिया में भी सेम ही है। जब भी तो मोहम्मद मलिक साहब स्टेप बाय स्टेप वहां जा रहे हैं कि सारी चीजें वो कलेक्ट करके सामने रखें, तो इसका फायदा मेरा ख्याल है सीमा को पहुंचाने की कोशिश की गई होगी। सर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया है। वो तो कह सकती है कि जी देखिए, अब हरियाणा स्टेट से वो अरेस्ट हुई है, ठीक है, वो तो सारी कार्रवाई आपकी लीगल होगी ना, आपके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। ठीक है, वो तो जाएगी जब एक ट्रायल, मुझे बताएं कि ये केस कोर्ट ट्रायल कैसे सुनेगी, ये चार्जशीट किधर करेंगे, ट्रायल कैसे सुनेंगे, अगर वहां पे ये पॉइंट उठ जाता है कि जनाब ये तो आपके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ये तो फलां स्टेट का मामला, दूसरे सूबे का मामला है सर, दूसरे प्रोविंस का मामला, डिस्ट्रिक्ट का मामला नहीं है। तो अब ये बहुत बड़ा एक लीगल डिफेक्ट आ गया। ये लीगल लैंग्वेज में तो सीधा सीधा अगवा है, और जो एसएचओ ने ये किया है उनके ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन बात ये है कि या तो इस पे कोई फेडरल इदारा कार्रवाई करता, कोई सेंट्रल एजेंसी होती, वो कहती वो किसी दूसरे प्रोविंस से कर लेती, उनके पास इख्तियार होता है कि वो पूरे भारत में किसी भी जगह से किसी शख्स को अरेस्ट कर लें। ठीक है, या तो इसमें कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती, या कोई स्पेशल फोर्स होती जो बॉर्डर की सिक्योरिटी को लुक आफ्टर कर रही। अब यहाँ पे आप एक चीज को देखें कि जो सिक्योरिटी वहां पे है, अब उन्होंने, उनका फर्ज बनता था कि जब ये इसको उनको पता चला, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को इतला देते, तो वो भी तो इनके साथ मिले हुए हैं ना, वो जब गए उन्होंने इसको इसके हवाले कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो खुल के आएंगी, लेकिन ये इससे फायदा सीमा इधर को पहुंचाया गया है, इससे पूरा फायदा पहुंचाया गया है, ताकि कल को क्लां को करे तो वो सिंपल एक डिफेंस क्लेम करेगी कि जनाब मुझे जिस एरिया से क्लेम किया गया वहां पे तो वकूआ कहीं का है, ट्रायल कहीं चल रहा है, सीधी बात है। इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, ट्रायल किधर चल रहा है, तो ये ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट एक बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ा इशू है। ये एक सिंगल ग्राउंड के ऊपर ये कुछ हो सकता है, लेकिन अब उस चीज को कैसे कवर करते हैं मोमिन मलिक साहब। सबसे पहले तो ये डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का और अगवा का मुकदमा बनता है इन दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने ये कार्रवाई की है, और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किस कानून के तहत। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ उस एसएचओ को कि वो 2 सूबों के ऊपर उनकी हुकूमत है। ठीक है, और बड़ा ही खुशकिस्मत, बड़ा ही लकी एसएचओ है कि यहाँ पे तो किसी को 10-15 किलोमीटर का एरिया नहीं मिलता, लेकिन ये इतना पावरफुल और इतना एसएचओ बड़ा है कि दूसरे प्रोविंस में भी जाके कार्रवाई करता है, उसकी वहां पे भी ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे भी ज्यूरिसडिक्शन है। तो मैं तो ये मुबारकबाद पेश करता हूँ भारत को भी।
कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बड़ा टेक्निकल इशू खड़ा हो गया है। तो इसमें अच्छा फयाज साहब, आपको आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि सीमा को इसका फायदा हो, या जानबूझ के नादानी है, या इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के किया गया है। इसका अब आसान हल जो मोमिन मलिक साहब निकालेंगे, जो मेरी समझ में आता है वो यही होगा कि जो डीजी या हेड ऑफ पुलिस हरियाणा स्टेट है वो लेटर लिखेंगे दूसरी स्टेट को कि ये मुकदमा यहाँ पे बनता है और इसका ट्रायल यहाँ पे शिफ्ट किया जाए और यहाँ पे हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वही अच्छा, फाइल जो फाइल उन्होंने साहब सर, जो हेमंत पराशर साहब हैं, उनका हमने भी इंटरव्यू किया, कुछ और लोगों ने भी, तो वो कहते हैं जो जो रबूपुरा की कार्रवाई है वो पुलिस की कार्रवाई ठीक है, मतलब जो एफआईआर हुई है, चूंकि वो जब इब्तिदा में आई थी शुरू में, तो वो उसी इलाके में आई थी, इसलिए रबूपुरा ने अगर पुलिस ने कोई एफआईआर काटी तो ठीक काटी है। कैसे काटी? इब्तिदा में जब आई है तो रबूपुरा में आई थी। शुरू में रबूपुरा में थी, उसके बाद निकाह रजिस्टर करवाने के दौरान वो फिर हरियाणा चले गए थे। माशाल्लाह। अब बात यहाँ पे ये है कि एफआईआर प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वो वहां की है सर, हरियाणा की है। मेरी बात सुने यार, देखिए वो जब रबूपुरा में पहले आई थी उस वक्त एफआईआर दर्ज कर दी थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले अरेस्ट किया गया, बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। तो यही तो मैलाफाइड इंटेंशन है, यही तो बात है कि आपने पहले उसको टेक्निकली अरेस्ट किया, अपने कब्जे में लिया है, देन सेफली आपने अपनी मर्जी की एफआईआर काट दी और उसमें वो सेक्शन ऐड नहीं किए जिसकी वो हकदार थी। इस एफआईआर में सिर्फ 2 सेक्शन अभी तक जो मुझे समझ आई है, वो 2 सेक्शन है। वो कौन कौन से हैं? फॉरेन एक्ट की दफा 14 उसका सेक्शन 14 और 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट, वो इंडियन पिनल कोड का वो सेक्शन है। ठीक है, वो भाई जो उसने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसके लिए जो 420, 68, 71 ये जो सेक्शन ऐड करने थे, ये किसने करने थे? ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने पोजेशन में भी लिए हैं। ठीक है, आपने उसके कब्जे से क्या क्या, तो ये सेक्शन उसमें ऐड नहीं किए गए। तो ये एफआईआर जानबूझ के फेवर देने के लिए उसमें वो ऑफेंसेस ऐड किए गए, बेलेबल ऑफेंसेस, ताकि कोर्ट में बेल मिल जाए और मुकदमा कंटेस्ट करने से के हवाले से। और इससे एक बात तो क्लियर होती है कि यूपी स्टेट में कोई बहुत तगड़ी शख्सियत है जो इस सारे मामले को बैकआउट कर रही है, क्योंकि मेरा सारा दिन गवर्नमेंट ऑफिसर से ही मामला रहता है। सर गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर इतनी जरूरत नहीं होती। मैं कब की कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर के गले में पटा होता है, शायद भाई आपको भी पता है, वो तो एक एप्लीकेशन की मार होता है। बड़ा बुलंदर की उसकी वहां पे ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है और वो पहुंच गया। अहमद सर से मेरा ये सवाल ये है कि उन्होंने पहले अरेस्ट किया, बाद में एफआईआर दर्ज की, तो वो जब रबूपुरा में आई थी उनके नॉलेज में, तो उन्होंने उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? उन्होंने वहां से इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जब उनकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में? उनको बाद में पता चला गया, तो वो वहां पे कैसे कर सकते हैं? तो ये जो चीज है, अगर रबूपुरा से एंटर हुई है तो उस हवाले से कोई एविडेंस उन्होंने लिए है कि क्या सबूत है कि वो यहाँ से एंटर हुई है? क्या वहां पे उन्होंने किसी का बयान लिखा है, कोई विटनेस मिला है जिसने कहा? कैसे उनको पता चला कि ये रबूपुरा से हरियाणा गई है? क्या वहां पे पुलिस ने किसी का कोई कंप्लेंट की है, किसी ने किसी का कोई बयान लिखा है? कैसे पता चला उन्हें? क्योंकि उसके पास वो भारत का पासपोर्ट या वीजा तो था नहीं जिससे आप ट्रेवल हिस्ट्री देख लें कि ये फलान ट्रेन से उतरी थी तो वहां पे चली गई थी या फलान। वो तो जहां पे पकड़ी गई वो पता चला उसका ना। तो ये कौन सा ऐसा एविडेंस है जिससे वो ये कहते हैं कि ये रबूपुरा से वहां पे गई है? पहले तो वो ये बात साबित करें ना कि उनके पास अगर जब उनके पास एविडेंस आ गया था तो फिर उन्होंने एफआईआर बाद में क्यों दर्ज की? पहले फिर वो दर्ज करके उसको जाते तो फिर कोई लीगल डिफेक्ट नहीं होना था। वो कहते हैं कि जनाब रबूपुरा से इस तरह एक खातून है, वो यहाँ से उसने बॉर्डर क्रॉस किया, यहाँ पे घुस गई है, अब यहाँ से आगे रूपोश होगी है हरियाणा स्टेट में। तो ये फिर इसके ऊपर कंसीलमेंट के भी सेक्शन लगने थे, किसने अपने आप को कंसील किया है, रबूपुरा से दाखिल होकर हरियाणा स्टेट में जाके पनाह ली, कंसील किया। या तो वो कोई इस तरह की स्टोरी बताते हैं कि हमारी स्टेट से एक बंदा इलीगल तरीके पर दाखिल हुआ है, वो भाग के चला गया हरियाणा स्टेट में, हमने उसकी एफआईआर दर्ज कर दी और साथ वो डीजी को लेटर लिखते वहां के हेड ऑफ पुलिस को कि आप हमारी मदद करें। उन्होंने तो ऐसे किया कि जैसे उनको सारी इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने जनाब एकदम से, जैसे वो कौन सा प्रोग्राम चलता है जिसमें वो आते हैं, सीआईडी चलता है ना, जिसमें कहते हैं दया, वो कहते हैं कि इसका जनाब घड़ी निकाल की तरह से वो करते हैं, नो मिल गया और एकदम से उन्होंने जाकर रेड कर लिया। कैसी बात है? और वहां से सीमा यादव को फिल्मी अंदाज में अरेस्ट भी कर लिया।
तो उनके पास ऐसे कौन से लोकेटर थे, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि उन्हें पता था कि वो वहां पे रेड करेंगे विदाउट एनी लीगल परमिशन। तो वो किस तरह से उन्होंने कर लिया? उनके पास ऐसा कौन सा जादू था कि वहां की पुलिस को नहीं पता चला, इन्हें पता चल गया? तो ये सारी बैकडोर चीजें मैंने ही थी, पहले उसको वहां पे भेजा गया, फिर क्योंकि इसके पीछे सारा मास्टरमाइंड है। और एक बात बहुत सारे लोग लाइट ले रहे हैं कि मुझे कल पता चला मोमिन मलिक साहब की वीडियो से कि सीमा हैदर की पोजेशन से एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है? मैरिज सर्टिफिकेट किसका है? गुलाम हैदर का और सीमा हैदर का। वो साथ ले गई। वो साथ क्यों ले गई? भाई उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैं बताऊं मेरी बीवी है। लेकिन नादरा से तो उन्होंने निकलवा लिया था ना सर। चीज है, ये जो चीज है ये भी एक बहुत बड़ा पीछे का मास्टरमाइंड है कि आप निकाहनामा ही ले आओ, उसके पास कॉपी होगी नहीं, वो तो इतनी कैपेबिलिटी रखता ही नहीं कि उसको सेकंड एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास गुम जाए तो आप दूसरा कैसे बनाएंगे? लेकिन आपको पता है बैकडोर, मुझे इस बात का इल्म था, ये रोशन अजीम साहब ने अदालत में केस किया था ये उसकी कॉपी दोबारा जनरेट करने के लिए, और उस वक्त के जो सारे विटनेसेस थे जिनकी मौजूदगी में निकाह हुआ था और जिस कोर्ट में कोर्ट मैरिज हुआ था इसका, वो सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए गए, जिसकी वजह पे कंप्यूटराइज निकाहनामा